अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन। सो फोटोसिंथेसिस तो हमने स्टडी कर लिया, जिसमें हमने देखा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, और एक लार्जर मॉलिक्यूल ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। सो इस प्रोसेस को हमने एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहा था, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है। सो प्लांट्स ने क्या किया, सनलाइट को कैप्चर किया और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज प्लांट खुद भी यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और एनिमल्स भी यूज करते हैं, ह्यूमंस भी यूज करते हैं। यानी हम या तो प्लांट का फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज इंटर हो जाएगा, या फिर हम किसी ऐसे एनिमल को खाएंगे जिसने किसी न किसी तरीके से उस प्लांट से एनर्जी ली थी। यानी कि जैसे बकरी वगैरह होगी तो बकरी ने घास खाया तो घास में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस ग्लूकोज बना था, वो ग्लूकोज उस बकरी के अंदर ट्रांसफर हुआ। सो बकरी को जब हमने खाया हमारी बॉडी के अंदर भी वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। ठीक है। सो मेन जो इंग्रेडिएंट है, यानी हमारी बॉडी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहला जो मॉलिक्यूल तोड़ती है वो क्या है, ग्लूकोज है। इसके अलावा फैट्स और प्रोटीन्स भी टूटते रहते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बट वो लेटर आते हैं जब ग्लूकोज कम हो जाता है, तो उन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे। रिस्पायरेशन में हमारा मेन गोल क्या है कि ग्लूकोज जो है उसके साथ क्या हो रहा है। सो रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। सो रिस्पायरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट है। इसमें ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी की फॉर्म में होती है। और एटीपी आपको पता ही है एनर्जी करेंसी है, जब भी हमारी बॉडी कोई वर्क परफॉर्म करेगी तो एटीपी को तोड़कर उस एनर्जी को यूज कर लेगी। क्लियर हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में स्टोर हो चुकी थी। अब ग्लूकोज के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर ये एनर्जी स्टोर है। रिस्पायरेशन में बेसिकली ये बॉन्ड्स टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है। यानी हमारी बॉडी डायरेक्टली ग्लूकोज की एनर्जी को यूज नहीं कर सकती, ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी में कन्वर्ट कर देती है और एटीपी को यूज कर सकती है। क्लियर हो गया। सो ये पूरी इक्वेशन आ गई जिसमें ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये पूरा नहीं टूटेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे लंग्स से, बॉडी के डिफरेंट सेल से होती हुई लंग्स में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स से जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो बॉडी से बाहर निकल जाती है। क्लियर हो गया। सो होपफुली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिस्पायरेशन का आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं। ये जो एग्जांपल हमने स्टडी की इसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो एक और टाइप की रिस्पायरेशन हो रही होती है जिसे एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अकर होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन ही हो रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। सो एरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोबिक रिस्पायरेशन 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल और तीसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन तीनों स्टेप्स को बारी बारी थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, बट पहले चलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ। एनएरोबिक रिस्पायरेशन नाम से जाहिर है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अकर होगी, और ये भी इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस सेम होता है जो एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। दूसरा स्टेप इसके अंदर पायरोविक एसिड में कन्वर्जन, पायरोविक एसिड की कन्वर्जन इनटू, या दूसरे स्टेप को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, सिंपली आप ये समझ लें। ठीक है। सो एनएरोबिक रिस्पायरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अकर हो रहा है। इसमें पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस आ जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में बहुत बारी आता है कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में अकर होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है ये थोड़ी देर में हम स्टडी करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लूकोज टूट जाता है इनटू पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड का फॉर्मूला है C3H4O3। ठीक है। ये पायरोविक एसिड में ग्लूकोज टूट जाता है, और जाहिर बात है ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 इतने हैं, तो जब कार्बन के 3 वाले मॉलिक्यूल बनेंगे तो पायरोविक एसिड 2 बनेंगे। ठीक है। सिंपली मैं आपको ऐसे समझा दूं, हमारे पास ये ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन एटम हैं, ये 6 आगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये ग्लूकोज इस तरीके से टूट जाता है और 2 पायरोविक एसिड बन जाते हैं, पायरोविक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो ये पहला स्टेप हो गया
एरोबिक रिस्पायरेशन का भी और एनएरोबिक रिस्पायरेशन का भी। यहाँ पर भी ये स्टेप लाजमी होता है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में भी ये स्टेप लाजमी होता है। ये पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज टूटता है पायरोविक एसिड में और इस स्टेप को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होता है। और इस स्टेप में होता क्या है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, यानी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, बट ये प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड फर्दर कुछ स्टेप से गुजरता है और इसका हर एक बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है और बहुत ज्यादा एटीपी एनर्जी बनती है। बट एनएरोबिक रिस्पायरेशन के केस में ये नहीं होता, इतनी ही एनर्जी बनती है। बाकी पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। वो 2 मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं देखते हैं। सेकंड फेज क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी जब ये पायरुविक एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तो इसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट ना हो तो इसे हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और इसे हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। 2 टाइप्स हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है, जिसमें ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इससे अल्कोहल बन जाता है। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और ये वाला जो मैकेनिज्म है ये बैक्टीरिया और यीस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं और बैक्टीरिया और यीस्ट को हम यूज करके ये मैकेनिज्म परफॉर्म करवाकर बेनिफिट भी हासिल करते हैं। कैसे, जैसे कि ब्रेड मेकिंग को जब हम देखें, जब आटा गूंदा जाता है तो उसमें यीस्ट या बैक्टीरिया को इंसर्ट किया जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो डो फूल जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स बनते हैं, वो डो फूल जाती है तो रोटी या ब्रेड मोटी मोटी सी बनती है, राइट। सो इसे हम यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस को। फिर सेकंड प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसका मतलब यह है कि इसमें पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये पायरुविक एसिड आ गया, ये कन्वर्ट हो चुका है लैक्टिक एसिड में और लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3, ठीक है। इसमें साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं होती, जस्ट लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, ये वाला मैकेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, बैक्टीरिया परफॉर्म करता है। एस्परजिलस एक किस्म का फंगस है जो परफॉर्म करता है और साथ में हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर भी सम टाइम ये मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। यानी जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन जितनी भी है यूटिलाइज कर लेते हैं। अब एनर्जी तो चाहिए और ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन शुरू कर देते हैं। ये थोड़ी बहुत एनर्जी बनती रहती है और साथ में लैक्टिक एसिड बनता रहता है मसल सेल के अंदर, जो बाद में फटीग और मसल सेल्स को दर्द भी, जो एक्सरसाइज के बाद दर्द होता है वो इसी वजह से हो रहा होता है, राइट। ओके, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया को जब हम यूज करते हैं तो इससे योगर्ट यानी जो दही बनता है उसमें जो खटास आती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। चीज वगैरह इसी तरीके से बनता है। इसके अलावा जो सोया सॉस है उसमें एस्परजिलस फंगस या मोल्ड इसे हम कहते हैं, ये यूज होते हैं सोया सॉस बनाने के लिए। और मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा से रिवाइज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या है। सिंपली मैं आपको बताता हूं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। इसमें जो पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर हो रहा होता है और इसमें ग्लूकोज टूटता है इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फार्मूला आप याद कर सकते हैं। और जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है तो 2 एटीपी भी रिलीज होते हैं और ये एटीपी हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, राइट। इसके अलावा एटीपी यानी ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होने के बाद 2 किस्म की फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलती है। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी पायरुविक एसिड आगे अल्कोहल बनाएगा या लैक्टिक एसिड बनाएगा, ये डिपेंड करता है इन प्रोसेसेस पर। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो उसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथाइल अल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होगी। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस बैक्टीरिया और यीस्ट के ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जिसमें पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये मैकेनिज्म बैक्टीरिया, एस्पेरजिलस फंजाई और मसल सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। और इन प्रोसेसेस के नतीजे में जो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल हो रही है या लैक्टिक एसिड हो रही है वो हम अपने बेनिफिशियल यूज के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट को ब्रेड मेकिंग के लिए जब हम यूज करते हैं तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनते हैं जो डो को राइज करते हैं, राइट। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर बैक्टीरिया, एस्पेरजिलस, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स मैं कह रहा हूँ, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको यूज किया जाता है योगर्ट, चीज और सोया सॉस बनाने के लिए। क्लियर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और मजीद जरा डिफरेंस देख लेते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। ये यहाँ पर कुछ मैंने
फीचर्स लिख लिए हैं जो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर होते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होती है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, यानी ग्लूकोज कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन हो जाता है, ऑक्सीडेट हो जाता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलती है, जिसके नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, और साथ में डेफिनेटली एनर्जी भी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 एटीपी रिलीज होते हैं क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही होती है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ 2 एटीपी हमें हासिल होते हैं। फिर लोकेशन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। दूसरे ये जो 2 स्टेप्स हैं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होता है, राइट। एग्जांपल हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन की, ह्यूमंस एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, यानी ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेकडाउन कर देती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन यीस्ट के अंदर हो रही होती है, बैक्टीरिया के अंदर हो रही होती है, और सम टाइम हमारे जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर भी होती है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अगर ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो ये सर्वाइव कर लेते हैं, ये एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। सो होपफुली यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं दोबारा से बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ और एरोबिक रिस्पायरेशन के ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको बारी बारी जरा डिटेल से देखते हैं। ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, जो कि बेसिकली एरोबिक रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म है, जिसको मैंने आपको बता रखा है कि 3 स्टेप्स में आकर होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसे थोड़ा बहुत डिटेल में देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में आप फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर स्टडी करेंगे। सो एरोबिक रिस्पायरेशन में फर्स्ट स्टेप बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे एनारोबिक रिस्पायरेशन में होता है, और इस स्टेप को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, और ये स्टेप कहाँ पर आकर होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर, राइट। सो ग्लाइकोलाइसिस में हमने स्टडी कर लिया है कि ग्लूकोज क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज और पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। सो इसका मतलब ये है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और इस दौरान होता क्या है, 2 एटीपी एनर्जी गेन होता है। बेसिकली यहाँ पर 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, बट 2 एटीपी इसी स्टेप के अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं और 2 एटीपी हमें हासिल हो जाती हैं। क्लियर हो गया। और साथ में ही इस स्टेप के अंदर आपको 2 NADH के मॉलिक्यूल भी मिल जाते हैं, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड के मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं, ये कोएंजाइम है। सो फोटोसिंथेसिस में NADPH होता है, यहाँ पर, वहां पर फास्फेट भी होता है, यहाँ पर फास्फेट नहीं है, जस्ट हाइड्राइड साथ H हाइड्रोजन आकर लग जाता है। सो 2 NADH के मॉलिक्यूल बन जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप के अंदर। ये NADH के मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है और ये एनर्जी इवेंचुअली ATP में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये आगे हम स्टडी करते जाएंगे। सो NADH के 2 मॉलिक्यूल बन गए ग्लाइकोलाइसिस में और 2 ATP के मॉलिक्यूल हमें हासिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा क्रेब्स साइकिल का, यानी ये पायरुविक एसिड अब क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। सो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, पायरुविक एसिड पहले कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA, ये CoA जो है ये एक खास किस्म का एंजाइम है जो एसिटाइल के साथ अटैच हो जाता है। सो पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। ये पहला स्टेप है, क्रेब्स साइकिल से पहले होता है ये, ठीक है। फिर एसिटाइल CoA का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाता है और ये मॉलिक्यूल फिर कंप्लीटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से गुजरता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो यही वजह है कि फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ एंड प्रोडक्ट देखने को मिलती है, ठीक है। अब पायरुविक एसिड जब एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हुआ तो इस दौरान 2 NADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर एसिटाइल CoA जब क्रेब्स साइकिल से गुजरता है, ये कंप्लीट साइकिल होता है, उससे जब गुजरता है तो एंड में हमें 6 NADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 FADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं, फ्लेवन एडेनिन डाइहाइड्राइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड, ये एक और मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है जो इवेंचुअली ATP में कन्वर्ट हो सकती है। सो क्रेब्स साइकिल के अंदर हमें NADH और FADH और साथ में 2 ATP भी प्रोड्यूस होती हुई मिलती हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिस्पायरेशन के अंदर, वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC वे से कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है कि ये NADH और FADH के मॉलिक्यूल्स जो हैं
इनके अंदर एनर्जी स्टोर है, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सीरीज ऑफ प्रोटीन्स गुजरते हैं, और जैसे जैसे गुजरते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन की तरफ, दूसरे से तीसरी, तो उनकी एनर्जी रिलीज होती रहती है और वो एनर्जी एटीपी में स्टोर होती रहती है। सो एनएडीएच और एफएडीएच के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये प्रोसेस अकर हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वहां पर प्रोटीन्स अरेंज होती हैं, वो प्रोटीन्स इन मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास करती जाती हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है। इसी वजह से इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। सो एनएडीएच और एफएडीएच के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जैसे ही गुजरते हैं, एंड पर हमें वाटर देखने को मिलता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन NaDH से भी निकलेगा, FADH से भी निकलेगा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मैच करके वाटर बना देगा, ठीक है। और एंड पे हमें NAD+ और FAD+ मिलेंगे, जो अगेन जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमें 32 ATP एनर्जी मिलती है। सो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो एनर्जी रिच कंपाउंड है NADH और FADH, इनकी एनर्जी को हार्वेस्ट करके इनटू ATP बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं कि एक NADH का जो मॉलिक्यूल है वो तकरीबन 3 ATP प्रोड्यूस करता है, और एक FADH का मॉलिक्यूल 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन, इसके अंदर हमें 36 से 38 ATP देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? 36 से 38 इसलिए लिखा जाता है कि यहां पर बेसिकली 4 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर वो 4 लिए जाएं तो 38 ATP हो जाएगा, जबकि 2 ATP के मॉलिक्यूल्स क्योंकि यूटिलाइज हो जाते हैं, तो नेट गेन अगर उनको माइनस कर दिया जाए तो 36 ATP के मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 NADH के मॉलिक्यूल ये आगे, 6 NADH के मॉलिक्यूल ये आगे, 2 NADH के मॉलिक्यूल ये भी आगे। सो 2 और 2 4, 4 और 6 10 NADH के मॉलिक्यूल जहां पर आप लिख लें और इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और FADH के मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 होते हैं। तो यहाँ पर जो FADH के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको भी आप जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एंड पर आपको 36 ATP टोटल गेन ऑफ एनर्जी मिलेगी। क्लियर हो गया? ओके, अब मैं दोबारा से यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ रेस्पायरेशन की, और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हुई है। हमारे पास होता है C6H12O6, राइट। ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, वाटर की प्रोडक्शन होती है, साथ में ATP प्रोड्यूस होता है, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये आ गया, ये कुछ स्टेप से होकर गुजरता है, जिसमें पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद पायरुविक एसिड एसिटाइल कोआ में कन्वर्ट होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सो ये टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, तो इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल को कंप्लीटली टूटने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत है, ठीक है, जो बेसिकली क्रेब्स साइकिल में ऑलरेडी टूट चुका होता है, लेकिन ऑक्सीजन उस एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, और एंड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर भी बना देते हैं। सो ये वाटर आ गया, और अलॉट ऑफ ATP रिलीज हो रही है हर जगह पर, और NADH और FADH से हमें तकरीबन यहाँ पर अगर हम देखें तो कितनी 32 ATP मिलती है, और साथ में 2 ATP ये आ गई और 2 ATP ये आ गई। तो इनको जब हम प्लस कर देते हैं, +4 ATP, तो हमारे पास 36 ATP टोटल गेन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? होपफुली ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।